नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। बात होगी आत्मनिर्भर भारत की, बात होगी आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों की, और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरे साथ है अजय मिश्र। धन्यवाद जया। और आप जय जगन्नाथ है, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा का दिन, और देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से आपको बताएंगे कि किस तरह से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और वो हर बात जो आपके दिन को बनाती है खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पुरी में आज नंदी घोष रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। साथ में भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भी रथ तैयार। दुनिया भर से जुटे श्रद्धालु। अहमदाबाद में शुरू हुई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निभाई सोने के झाड़ू से यात्रा का रास्ता साफ करने की रस्म। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंगला आरती। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी। अवैध निर्माण वाले 38 भवनों के लिए नोटिस जारी। भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन। एनएसए अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। आज से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल का निर्यात महंगा। देश में नहीं होगी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी। मेसी मैजिक में गुम हुआ इंग्लैंड। आखिरी 7 मिनट्स में 2-1 से हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप के फाइनल्स में। स्पेन के साथ होगा खिताबी मुकाबला। तो जैसे अजय ने कहा, जय जगन्नाथ। शुरुआत करते हैं, सीधे आपको बताते हैं कि आज का बेहद शुभ दिन है। आज भगवान जगन्नाथ खुद भक्तों को दर्शन देने निकल रहे हैं। आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का ये महापर्व सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जो आज की तिथि है, इस पर उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और उनकी बहन माता सुभद्रा को भव्य रथों में विराजमान कर श्री मंदिर से उनके मौसी के मंदिर गुंडीचा मंदिर तक ले जाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं ताकि सभी लोगों को उनके दर्शन का अवसर मिल सके। इस दौरान दुनिया भर से आए श्रद्धालु इन रथों को खींचकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि जब भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, एक बूंद ही सही वर्षा जरूर होती है, बारिश जरूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि देवता इसका हर्षोल्लास मनाने के लिए कम से कम कुछ बारिश जरूर करते हैं। और आज माहौल वर्षा का ही है, बारिश का माहौल बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और आसमान से गिरने वाली बारिश की ये बूंदें साधारण जल नहीं बल्कि देवताओं की ओर से की गई फूलों की वर्षा मानी जाती है। और इस वक्त वर्षा का माहौल श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी भारी वर्षा के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और आज स्वयं दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। आज सुबह 9 बजे जो वहाँ के गजपति महाराज के द्वारा जो सोने के झाड़ू से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाने का कार्य किया जाता है, परंपरा की जाती है, वो रस्म निभाई जाएगी। और ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें वहाँ के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित
महाराज गजपति स्वयं आते हैं और वो भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद पुरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य रथ यात्रा पर आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा का अभिवादन कर उसके पश्चात वो रथ यात्रा प्रारंभ करने का आदेश देते हैं और शाम 4 बजे ये पवित्र रथ यात्रा भगवान के श्री मंदिर जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर दूर उनके मौसी के मंदिर गुंडीचा मंदिर में ले जाने का ये जो कार्यक्रम है, लाखों भक्त आज के दिन इस रथ को खींचने का कार्य करेंगे और इस रथ को खींचने के कार्य को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो भक्तों और भगवान दोनों का मिलन होता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी समृद्ध विरासत की बेहद खूबसूरत झलक है कि आज दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं पुरी। भव्य रथों पर विराजमान होंगे भगवान और बहुत ही खूबसूरत वहां पर तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इंद्रदेव भी लगता है इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन इतनी बारिश के बावजूद भी किसी भी इंसान में कहते हैं ना, किसी का हौसला कम नहीं हो रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर किसी में कितना जोश है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद है। इच्छा यही है कि हम रथ खींचना चाहते हैं प्रभु की, और जो सेवा करता है प्रभु के लिए, महाप्रभु की एक झलक पाने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और ये बहुत ही आनंदपूर्ण है। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। 2 दिन से बारिश चल रही है और आज भी लगातार चालू है। अभी रथ यात्रा कुछ ही क्षणों में शुरू होगी तो देखेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी बाहर आएंगे। इतनी बारिश में भी एकदम पब्लिक यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। अभी भगवान का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है। तो बारिश हुई है जो कि बहुत एक शुभ संकेत माना जाता है और इतनी बारिश के बावजूद देख सकते हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। तो आज भगवान जगन्नाथ, नंदी घोष, भगवान बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगी और इन तीनों रथों का निर्माण हर वर्ष विशेष प्रकार की लकड़ी से पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों के प्रवास के बाद भगवान वापसी करते हैं। इसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। और इसके बाद सुनावेश यानी भगवान को स्वर्ण के रत्नों से सजाया जाता है। वो भी बहुत ही अद्भुत परंपरा है। भगवान का वेश देखने जैसा होता है और वो दर्शन बड़ा ही पवित्र माना जाता है जब भगवान को स्वर्ण रत्न आदि जो आभूषण है उनसे सुसज्जित किया जाता है। और ये सारी रस्में अगले 9 दिनों तक होने वाली हैं। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीनों रथ जिनका हमने अभी जिक्र किया। और इन्हीं तीनों रथों में तीनों ही भगवान विराजमान होकर के शाम 4 बजे ये पवित्र रथ यात्रा उड़ीसा में, जैसे हमने आपको बताया कि अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पे 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा है। दिल्ली में भी कई जगहों पर इसका आयोजन होना है और विश्व के कई हिस्सों में भी जो रथ यात्रा है उसका कार्यक्रम किया जाएगा। और पुरी में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है। भीड़ पर आवाजाही रखने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आइए आपको सुनाते हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम यहाँ किया गया है। तो पूरा सिटी में ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, क्राउड मूवमेंट करने के लिए, क्रिटिकल एरियाज, सेंसिटिव एरिया सब कवर करते हुए सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम हम यहाँ किए हैं। यहाँ एआई एनालिटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, इसका एफआरएस सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जनता का ट्रैफिक कैसे स्मूथ फ्लो होगा और क्राउड मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन कैसे स्मूथ होगा, उसके हिसाब से हम सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम यहाँ चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में पीएम ने कहा कि ये भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति है। रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने भारत और दुनिया भर में कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये परंपराएं विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। वे हमें हमारे सभी प्रयासों के लिए शक्ति प्रदान करें और हमारे समाज में एकजुटता की भावना को और मजबूत करें।
और इस बहुत ही खास अवसर पर सिंपुल नायक हमारे संवाददाता इस वक्त पूरी जगन्नाथपुरी में ही मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सिंपुल, बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हम सभी को प्रतीक्षा है कम से कम उस रस्म की जब गजपति महाराज आएंगे और उसके बाद शंकराचार्य भगवान इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से हमारे अगणित दर्शकों को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुभकामना है। और आज ये जो रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, इस अवसर पर हम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास 3 रथ अभी खड़ा है। नंदीघोष रथ महाप्रभु जगन्नाथ के, और आप देखेंगे तो दर्पदलन माँ सुभद्रा के, और तालध्वज रथ सबसे बड़े भैया महाप्रभु बलभद्र जी के। और ये यहाँ के परिवेश आपको देखने को मिलेगा। ये जो विजुअल हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे भक्तों का समागम हो चुका है। पूर्व निर्धारित जो नीति निर्घंट हुआ है, लगभग 9 बजे से प्रभु के पहंडी होगा और धाड़ी पहंडी होगा। जो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले बलभद्र जी आएंगे, उसके बाद सुभद्रा मैया आएंगे, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ सबसे लास्ट आएंगे। और पहंडी कार्यक्रम के बाद रथ में विराजित होंगे चतुर्धा मूर्ति, और उसके बाद रथ के ऊपर जो पूजा अर्चना जो नीति निर्घंट पहले से ही नीति निर्घंट किया गया है, उसके हिसाब से पूजा अर्चना किया जाएगा। और अपराह्न 4 बजे से जो रथ टानने का जो प्रोसेस है वो शुरुआत होगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, ये एक वार्ता देता है कि विश्वास, भरोसा और संस्कृति का ये अटूट वार्ता देता है सारे विश्व को। यहाँ से आप देखेंगे तो उड़ीसा के बाहर, भारत, और कई लोग यहाँ पे भारत के बाहर विदेश से भी आए हैं। ये रथ यात्रा देखने के लिए जो बुला जाता है, उड़िया में एक कहावत है कि जिसका भाग्य बहुत अच्छा है, सौभाग्य है, वो रथ यात्रा देख पाएगा। और मैं थोड़ा आपको विजुअल भी दिखाना चाहता हूँ कि जो बरदान में आप देखेंगे बहुत सारी सेवायत हैं, बहुत सारे भक्तों हैं जो बारिश के मौसम में भी पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ लगे हैं। कोई उड़ीसी नृत्य कर रहा है, कोई भगवान के वेश में आकर महाप्रभु के जय जय गान कर रहा है। तो यहाँ के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो हमारे पास सूचना भी है, लगभग 130,000 का जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, एनएसजी कमांडो है, सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। और यहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी वाला इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और जो भक्तों ने बहुत दूर से आ रहे हैं, सिंपल आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो अत्यंत पवित्र तो है ही है, लेकिन यहाँ से संदेश क्या निकलता है? जो छेरा पहाड़ी जिसका जिक्र आपने किया, जब गजपति सोने के झाड़ू से भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाएंगे, ये सब कुछ जो परंपराएं हैं इस महाप्रभु की महायात्रा की, वो क्या संदेश देती हैं? निश्चित रूप से ये एक अलौकिक परंपरा है। ये एक आप देखेंगे तो ये एक बड़ा परंपरा है जो पूरी से शुरुआत हुआ है। और ये पूरी महाप्रभु जगन्नाथ के पास जब आप जैसे बोले कि गजपति महाराज आएंगे, और उसके बाद जो छेरा पोहरा बोला जाता है, उसको सोने के झाड़ू से छेरा पोहरा करेंगे गजपति महाराज, वो अंतिम पर्याय में होगा। उसके बाद छेरा पोहरा के बाद गजपति महाराज छेरा पोहरा करने के बाद रथ गड़ेगा। ये एक विशेष परंपरा है यहाँ पे। तो ये एक पुरानी और हमारे संस्कृति के कहावत है। और यहाँ पे जो सब किया जाता है, नीति निर्घंट किया जाता है, और जो परंपरा के अनुसार होता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो रथ है, भगवान के 3 रथ है। ये 3 रथ सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक उपाय से बनाया हुआ है। और महाप्रभु यहाँ इस रथ में बैठकर 9 दिनात्मक यात्रा में जाते हैं श्री गुंडीचा मंदिर। और से आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे भक्तों को दर्शन देते हैं श्री मंदिर में,
और एक साल भर में एक बार जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथ के जन्म हुआ था। तो वहाँ पे बरसों सारे और बरसों तमाम नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार जाते हैं। ये रथ यात्रा के टाइम जाते हैं, 9 दिन के लिए जाते हैं। इसको बोला जाता है नव दिनात्मक यात्रा। तो यहाँ पे प्रभु जाएंगे, यहाँ से जन्म वेदी रत्न वेदी से जन्म वेदी जाएंगे, ये भी कहा जाता है। तो इस अवसर पर भक्तों को महाप्रभु जगन्नाथ खुद दर्शन देने के लिए ही आते हैं। सिंपल आपने कहा रत्न वेदी से जो जन्म वेदी है भगवान वहां की यात्रा करेंगे, लेकिन ये जो सामाजिक समरसता है जिसमें महाराज झाड़ू लगाते हैं और एक मुसलमान के घर पे बीच में भगवान रुकते भी हैं, ये जो संदेश है ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में और कहीं मिलता नहीं है। भारत की यही संस्कृति है, भारत की यही आत्मा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात आपने बोले हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ और चतुर्धा मूर्ति सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम और कोई धर्म की बात ही नहीं है। महाप्रभु को जो समर्पण भाव से पुकारते हैं, समर्पण भाव से महाप्रभु को भक्ति करते हैं, महाप्रभु उनको भी आशीर्वाद करते हैं। यही वार्ता जो आप बोले कि महाप्रभु जब जाएंगे रत्न वेदी से जन्म वेदी के पास, उसके बीच में जो सालों बेगों का जो मठ है वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये वार्ता देता है कि महाप्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में तो सबको आशीर्वाद करते हैं। तो इसीलिए वर्षों तमाम मंदिर में दर्शन देते हैं, सिर्फ एक बार ही बरदांड आते हैं खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये अवसर को कोई नहीं छोड़ता है। तो बहुत दूर दूर से, विदेश से, देश भर से लोग आते हैं, लख लोग यहाँ पे समागम होते हैं। तो भक्तों और भगवान का ये महामिलन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बरदांड काफ़ी आप देखेंगे भीड़ है, और इस भीड़ में सभी लोग जय जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो ये है सनातन धर्म की एक बड़ी वार्ता है। और महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे बलिष्ठ है और विश्व प्रसिद्ध है। आते हैं जय, आपको बताएं कि ये एक मुसलमान भक्त की वजह से है, और जिसका जिक्र सिंपल कर रहे हैं वो चूंकि श्री मंदिर में किसी भी विदेशी को या किसी अन्य धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, और इसलिए उनका एक बहुत बड़ा मुसलमान भक्त हुआ। उन्होंने कहा कि हम कैसे महाप्रभु के दर्शन कर पाएं, क्योंकि मुझे तो इजाज़त है नहीं, और आज भी अगर आप जाएं वहाँ पर तो केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त है। तो उस मुसलमान को दर्शन देने के लिए भगवान श्री मंदिर से बाहर आते हैं। तो ये एक जो सामाजिक समरसता है उसका एक अद्वितीय उदाहरण आज भगवान जगन्नाथ पुरी से संपूर्ण विश्व को दे रहे हैं। और मुझे लगता है आपके पास कुछ सवाल है। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ और भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। इस यात्रा की तैयारी पूरे साल भर देखी जाती है, जिसका आपने जिक्र किया। किस तरह से पूरा जो पुरी शहर है इस यात्रा के लिए पूरे साल भर तैयारी करता है, और किस तरह से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही रौनक, एक अद्भुत तस्वीरें हमें नजर आती हैं इस दौरान। क्या कुछ तैयारी आप देखते हैं? अगले 9 दिन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे वहां पर। निश्चित रूप से आप जैसे बोले कि पूरी अभी हाई अलर्ट में है, और ये जो तैयारियां रथ यात्रा ये काफी महीनों से पहले किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को बहुत प्राधान्य दिया जाता है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। देश भर से, और आप देखेंगे विदेशों से भी बहुत फॉरेनर्स लोग भी यहाँ आते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने के लिए। काफ़ी सेलिब्रिटी आते हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस भी आते हैं। और यहाँ पे इसको नज़र रखते हुए उड़ीसा सरकार और श्री मंदिर प्रशासन मिलके एक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, और मास्टर प्लान प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भीड़ एक वार्ता देता है कि यहाँ से 9 दिन के लिए 10 दिन की लगभग नीलाद्रि विजय जो लास्ट पर्व है, नीलाद्रि विजय तक बहुत सारी भीड़ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है। जो भक्तों को सेवा देने के लिए बहुत सारी स्वच्छासेवी
पुलिस भी भीड़ को जी नियंत्रण सिंपल, कर बहुत रही है धन्यवाद और आपका यहाँ इन पे अद्भुत तस्वीरों काफी को हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस भी जगन्नाथपुरी से ये तैनात हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान के तीनों रथ इस वक्त तैयार हैं और हमें भी उस क्षण का इंतजार जब 9 बजे इस परंपरा की शुरुआत होगी और भगवान श्री जगन्नाथ शाम 4 बजे आज इस रथ यात्रा के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल, और बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी। महाप्रसाद भगवान का लीजिएगा, शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा से पहले पुरी तट पर रेत से 100 छोटे रथों वाली एक कलाकृति बनाई है। बेहद अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत चित्रण भगवान जगन्नाथ का। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, भगवान की जो आंखें हैं वही सब कुछ कह देती हैं और अपनी दोनों भुजाएं उठा करके मानव भक्तों से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। और आज का ये दिन 100 रथों के साथ अद्भुत छठा इस वक्त महोदधि समुद्र नारायण के उस तट पर, और केवल पूरी ही नहीं बल्कि देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद जहाँ 400 वर्ष पुराने मंदिर में आज जगन्नाथ के मंदिर में मंगल आरती की गई और इस मंगला आरती में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अहमदाबाद में रथ यात्रा गुजरात के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। ये यात्रा जमालपुर स्थित 400 वर्ष पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से पारंपरिक पहिंद विधि की रस्म निभाकर रथ के आगे का रास्ता साफ किया। यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में AI आधारित निगरानी प्रणाली, चेहरा पहचान तकनीक और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी में छेरा पहाड़ा जिसको कहते हैं, यहाँ पर पहिंद विधि, वही सोने की झाड़ू आप देख रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री लगाते। तो पुरी में नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन तीनों रथ श्रद्धा के महापर्व के लिए सुसज्जित हैं। ये केवल रथों की यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, समरसता और लोक आस्था की अनवरत यात्रा है। भव्य रथ बड़े दांडा पर उमड़ती श्रद्धा और हर ओर गूंजता जय जगन्नाथ। पुरी की पहचान कुछ ऐसी ही है। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष, भगवान बलभद्र के ताल ध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ श्रद्धा और शिल्पकला के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। पारंपरिक विधि से निर्मित ये रथ सिंहद्वार के समक्ष स्थापित किए जाते हैं और फिर पहंडी की अलौकिक परंपरा में भगवान अपने भक्तों के बीच विराजमान होते हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा और भावुक संदेश है, ईश्वर स्वयं भक्तों तक पहुंचते हैं। गजपति महाराजा द्वारा छेरा पहरा की परंपरा बताती है कि भगवान के समक्ष राजा और प्रजा का भेद मिट जाता है। इसके बाद तीनों रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यही वो क्षण होता है जब लाखों हाथ एक साथ रथ की रस्सियां थामकर स्वयं को इस दिव्य यात्रा का सहभागी मानते हैं। पुरी की रथ यात्रा केवल ओडिशा का पर्व नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस दिव्य परंपरा के साक्षी बनते हैं। विशाल जनसमूह, अनुशासित व्यवस्थाएं और सेवा की भावना इस आयोजन को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। यहाँ आस्था केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे नगर को एक जीवंत तीर्थ में बदल देती है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल देव विग्रहों की यात्रा नहीं बल्कि उस सनातन विचार की यात्रा है जो हर युग में मानवता, समरसता और लोक मंगल का संदेश देती है। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, तब आस्था केवल दर्शन नहीं रहती, वो जीवन का उत्सव बन जाती है। और शायद यही पुरी की रथ यात्रा की सबसे बड़ी महिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देख रहे हैं नया सवेरा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और आइए देखते हैं अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल्स में है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में लंबे समय तक पिछड़ने के बावजूद लियोनेल मेसी की टीम ने आखिरी मिनटों में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना अर्जेंटीना, माफ कीजिएगा, स्पेन के साथ होगा। और अटलांटा से अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट देखिए। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल के पूरे मुकाबले में आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मैच के 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल ने थ्री लॉयंस को बढ़त दिलाई और अनुशासित रक्षात्मक खेल के दम पर इंग्लैंड 60 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन चैंपियन टीम आखिरी सीटी बजने तक हार नहीं मानती। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अर्जेंटीना ने एक और यादगार वापसी की। 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा, जबकि इंजरी टाइम में मैदान पर उतरे लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। आज हम आए यहाँ मैच देखने अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, और अर्जेंटीना जीत गई है। We really enjoyed ourselves here. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। उनकी शानदार विजन, नेतृत्व क्षमता और 2 निर्णायक असिस्ट ने अर्जेंटीना की इस ऐतिहासिक वापसी में अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने की काफी देर बाद तक जश्न का सिलसिला जारी रहा। अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम की इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। अब मंच तैयार है विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना फाइनल में स्पेन से होगा, जहां दोनों टीमें फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होंगी। अटलांटा से अभिषेक महाजन की रिपोर्ट। और आइए सीधे रुक करते हैं गौरव का, हमारे संवाददाता। गौरव, सिर्फ एक कदम दूर उस ट्रॉफी से अर्जेंटीना ने आखिर कर दिखाया। शुरुआत में तो अटकलें थी, जिस तरह से केप वर्डे ने उनको झटका दिया था, लेकिन मेसी मैजिक के आगे हार गया। एक बार फिर इंग्लैंड, क्या रहा सबसे ज्यादा हाई पॉइंट कल के मैच का? बिल्कुल, इंग्लिश टीम के लिए ये काफ़ी निराशाजनक रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बढ़त हासिल की थी 55वें मिनट में, एंथोनी गॉर्डन ने उन्हें टीम को आगे किया था, और जिस तरह से इंग्लैंड का जो अटैक था वो उस वक्त एक समय लग रहा था कि अर्जेंटीना जो है वो यहाँ से शायद उनके हाथ से बाजी निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम का जो खेमा था, उसने एक गोल करने के बाद जो मौके बनाने होते हैं, जो अटैकिंग अपने अंदर जो एक कहना चाहिए कि जो अंदर की जो ऊर्जा होती है उसको कायम रखना होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये टीम जो है
है वो पीछे होती गई और कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग मूड में कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो दिखाई देती गई। और ख़ास तौर से यहाँ पे थॉमस टुचेल जो कि इंग्लैंड टीम के कोच हैं, उनकी भी जो रणनीति थी, उन्होंने जिस तरह से लेट जो चेंजेस किए वो जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम के लिए भारी पड़े और अर्जेंटीना को मौका मिला। और लगातार यहाँ से फिर अर्जेंटीना ने अपने आप को पीछे नहीं देखा और वो लगातार जब पहला गोल हुआ था इंग्लैंड की ओर से, उसके बाद से लगातार वो अटैक्स कर रहे थे। और हाल ये था कि इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो अपने बॉक्स पे ही बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बिजी हो रहे थे। डिफेंडर्स जो हैं उनको बचाना जो उनके लिए अर्जेंटीना के अटैक्स को रोकना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता नज़र आ रहा था, जिसकी वजह ये रही कि जिस तरह से मेसी और उनके जो प्ले मेकर्स हैं उन्होंने जिस तरह का कंट्रोल किया लास्ट में आकर के मैच पे, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ अर्जेंटीना के लिए। जी गौरव, इस बार अगर अब देखें गोल्डन बूट दावेदार कौन है और फेवरेट कौन है? देखिए, इस रेस में तो फिलहाल एम्बापे और मेसी के बीच की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि एक ने दोनों के जो अगर गोल्स उठा करके देखें अजय, तो वहाँ पे 8-8 गोल बराबर दिखते हैं, लेकिन जो असिस्ट करने का जो मौके हैं यानी कि जो गोल बनाने के मौके हैं उसमें मेसी के जो हैं वो 4 असिस्ट हैं, जबकि एम्बापे की बात करें तो उनके 3 असिस्ट हैं। लेकिन अब जबकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीसरे स्थान के लिए मौका होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेसी की जो नज़र होगी वो इस पर होगी कि एम्बापे जो है वो यहाँ से किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और एम्बापे का खुद का भरोसा होगा कि वो यहाँ पे कम से कम अगर फ्रांस को खिताब नहीं जिता पाए हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि तीसरे स्थान पर आए और साथ ही साथ गोल्डन बूट की रेस में खुद को अव्वल बनाए, तो यहाँ पर एक उनकी कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह से मेसी का परफॉर्मेंस दिख रहा है वो बात कहने ये बहुत ज़रूरी है कि मेसी जो है वो पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं अर्जेंटीना के लिए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, इस वक्त गोल्डन बूट की रेस के बारे में नहीं सोच रहे। और ये बात हमने देखा है नॉकआउट स्टेजेस से कि किस तरह से नॉकआउट स्टेजेस में आकर के उन्होंने गोल भी जरूर किए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो असिस्ट करने के जो मौके हैं, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि क्या अर्जेंटीना की टीम जो है वो केवल लियोनेल मेसी पर ही निर्भर है। इस बात को सिरे से कहीं ना कहीं अब खारिज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉकआउट के जो मैचेस हमने देखे, चाहे वो मिस्र के अगेंस्ट में हो, चाहे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में आया हो, या फिर इस मुकाबले को देखें, हर मैच में जो है वो एक नया खिलाड़ी जो है वो गोल करने के लिए अर्जेंटीना की ओर से सामने आया है। और खास तौर से लिसांड्रो मार्टिनेज, लाउटारो मार्टिनेज, थियागो अल्माडा, जूलियन अल्वारेज, ये वो प्ले मेकर्स हैं जिनसे मेसी को असली ताकत मिल रही है। और इसी ताकत का असली नतीजा है कि अर्जेंटीना जो है वो लगातार दूसरी बार फाइनल है और टीम की कोशिश है। गौरव, ये जो ताकत है एक बार फिर से गौरव, अब ये जो ताकत है वो कितनी नजर आएगी आखिरी मैच में? आखिरी अब निर्णायक वो पल आ गया है। हमने देखा स्पेन का डिफेंस और कल हमने देखा अर्जेंटीना का अटैक। किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है अगर हम टीम की बात करें, रणनीति की बात करें? देखिए, जो उम्मीदें होती है ना, वो उम्मीदों का दबाव जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो शायद स्पेन से बहुत ज़्यादा लोगों को जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। उनके जो कोच थे ले फ्योंटे, उन्हें जब सामने रखा गया था इस टीम का चुनाव करते समय, और ख़ास तौर से 2022 में वो स्पेनिश टीम के कोच बने थे, तो स्पेन के अंदर से ये आवाज़ें आई थी कि ये कौन है, ये वो है जिन्होंने अभी अंडर 19, अंडर 21 और अंडर 23 में अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, तो क्या वो इतने बड़े कैंपेन के लिए फिट रहेंगे, क्या वो आगे बढ़ा सकेंगे? लेकिन कोच ने बखूबी उस भूमिका को निभाया है। लेकिन अब क्योंकि अर्जेंटीना सामने है और अर्जेंटीना को मालूम है कि सारी दुनिया की जो निगाह है वो इस वक्त 2 बातों पर है कि क्या अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी, क्या मेसी जो है एक बार फिर से 39 साल की उम्र में आकर के कमाल दिखा पाएंगे। तो ये जब बातें जो बाहर से होती हैं, इसका जो एक प्रेशर होता है वो एक अलग रोल प्ले करता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर बात होती है कि आप अपने खेल पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, किस तरह से आप वापसी का दम दिखा पाते हैं। और जिस तरह से अर्जेंटीना ने पिछले कुछ मैचेस से वापसी का जो दम दिखाया है, यानी कि आप सोचिए कि टीम एक समय किसी मिस्र के खिलाफ 2-0 से पीछे थी, 79वें मिनट में आकर के टीम जो है वो वापसी करती, महज 13 मिनट के अंदर पूरा मैच पलट देती। जो आपने एक बड़ी बात कही इससे पहले कि टीम वर्क शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो को हमने देखा, उन्हें शायद टीम का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज इस वक्त वो उनकी और वो टीम उनकी बाहर है। लेकिन अर्जेंटीना के साथ ये जो पहला जो प्लस पॉइंट है टीम वर्क का, वही शायद उन्हें लगातार जीत की तरफ ले जा रहा है। बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम बातचीत के लिए।
और भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। NSA अजीत डोभाल बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिम्स्टेक देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में बिम्स्टेक देश सुरक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर ₹2.50 प्रति लीटर, डीजल पर ₹15.50 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर ₹14.50 प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति है, कच्चे तेल की कीमतें हैं, उसके मद्देनज़र पेट्रोलियम उत्पादों की जो कीमतें हैं उसकी समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है और इसी आधार पर ये शुल्क भी लगाए जाते हैं। और ये जो फैसला लिया गया उसका उद्देश्य है कि जो देश में पेट्रोलियम पदार्थ की पर्याप्त उपलब्धता है उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, इसलिए जो कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है। हालांकि जो घरेलू बाजार में हम और आप जब भी पेट्रोल और डीजल पंप्स पे जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, हमारे लिए कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बदली नहीं है। आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। एक्सपोर्ट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और इसी वजह से ये उम्मीद की कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, भारत में उसकी उपलब्धता ज़्यादा बनी रहेगी। तो क्यों लिया गया ये फैसला, ये यहाँ पर बता रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि भारत मंडपम में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट चल रहा है, भारत टेक्स 2026। 4 दिवसीय मेगा इवेंट में 130 से अधिक देशों के 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1.3 लाख से ज़्यादा ट्रेड विजिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। स्टार्टअप्स, नई कंपनियां, बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर और उत्पादों के लिए बड़ा अवसर है। भारतीय उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुँचाने का भी एक बड़ा मंच है और टेक्सटाइल चूँकि बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देता है, जितने भी हम FTAs कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और ये B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस कारोबार करने का एक बहुत बड़ा मंच भारत मंडपम में। दुनिया का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल मेला। अगर आपके पास समय है तो आज आखिरी दिन है, आप जा सकते हैं भारत मंडपम में और शायद आपको कुछ डिस्काउंट से मिल जाए। बेहतरीन उत्पाद बेहतरीन दामों पर दुनिया भर से इस वक्त आपको दिखाई देंगे। ये जो मंच है भारत टेक्स का, इसने बहुत अच्छी हमारे को एक सहायता दी है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी हमारे हेल्थ को लेकर हमने सोच के इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन हेल्प एंड इंट्रोड्यूस to the general people and where they can see the comfort, luxury, lifestyle and at the best of the quality. भारत टेक्स एक बहुत बड़ा चीज़ योगदान देता है जिसमें एक्टिव वेयर फोकस लेकर के पॉलिएस्टर MMF बेसिकली फॉर द मैन-मेड फाइबर के लिए यहाँ पे बहुत सारे देखा जाए तो कंपनीज़ हैं रिलेटेड टू फाइबर टिल फैशन। फाइबर हो गया, यान हो गया, फैब्रिक हो गया, गारमेंट हो गया। इन अ वन रूफ यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। अब मुझे लगता है कि ये एक भारत का सबसे बढ़िया एग्जीबिशन एक बन गया है, जो अगर आप कहेंगे टेक्सटाइल के पॉइंट से देखें तो टेक्सटाइल कुंभ की तरह है, जहाँ पे सभी आते हैं एंड इज़ इम्पॉर्टेंट इवन यूरोपियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर कीपिंग दिस ऑन देयर कैलेंडर, सो इट इज़ दैट पॉइंट व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। भारत टेक्स में एक खूबी और ये है कि नॉर्मली फेयर्स जो होते हैं वो या तो अपैरल फेयर होते हैं या फाइबर फेयर होते हैं या फैब्रिक फेयर होते हैं। ये बहुत रेयर है कि जहाँ फाइबर से लेके फैशन तक पूरा का पूरा वैल्यू चेन जो इंडिया का जो है वो यहाँ शोकेस होता है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां हो रही हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को अब गिराने का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन इमारतों का निर्माण बिना मंजूर नक्शे के किया गया था। जांच में 38 भवनों के लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2006 में यूपी विधानसभा के कानून के तहत हुई थी।
ये समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है। मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। दोनों पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद आरटीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर है कि क्या इन 38 इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। हम जो हैं इस शरीर में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों में एक तो हमारा शरीर है, जो मन है हमारा, वो इन्फॉर्मेशन रखता है, और तीसरा वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, और आप एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस से उससे जुड़े हैं, और आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर विषय को समझना कि किस प्रकार आप उस ताकत से जुड़ सकते हैं जो विवेकानंद जुड़े थे, जिन्होंने हमारे सभी शास्त्रों का वर्णन किया कि एक दिन ऐसा आएगा जब विज्ञान सभी विषयों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकेगा। देखिए अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 प्रत्येक शनिवार शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर और शाम 5:30 बजे डीडी भारती पर। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का, और अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों को आप तक पहुंचाने का। और आज की पहली खबर हम ले रहे हैं भारत UK FTA से जुड़ी हुई। पहला दिन कैसा रहा? पहले दिन 14 करोड़ डॉलर के सामान पहुंचाए गए UK में, ये भारत से डिस्पैच किए गए। कल एक सेलिब्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया था। देश भर से जितने भी एसोसिएशंस थे उन सभी ने इसका स्वागत किया, और भारतीय पेशेवरों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त डील है। आपको बताएं कि UK भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि 92% जो वहाँ की चीज़ें हैं भारत में ड्यूटी फ्री हो जाएंगी, और भारत के तो 99% जो उत्पाद हैं उनको एक बड़ा बाज़ार, ड्यूटी फ्री बाज़ार UK में मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये पहली खबर, 14 करोड़ डॉलर का पहला सामान पहले ही दिन पहुंचा यूनाइटेड किंगडम। अगली खबर यहाँ पर हिंदुस्तान से लेंगे। दिल्ली से जुड़ी खबर है ये। अगर आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको अपनी किसी पेंशन को लेकर कोई ज़रूरत है, या फिर बिजली का मीटर आपको बदलवाना है, ऐसे में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कब खबर आती है? अब खबर बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि सरकारी सेवा अब तय वक्त में देनी होगी। दिल्ली कैबिनेट का ये फैसला है, और अगर आपने जो चीज़ मांगी है अगर वो मिलने में देरी होती है तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। दिल्ली सेवा अधिकार आयोग इस पर नज़र रखेगा। एक स्वतंत्र आयोग प्रक्रिया है जो अब इस पूरे काम को अमलीजामा पहनाएगा, और प्रमुख सेवाएं जो हैं, EW प्रमाण पत्र की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, कितने तय समय जो उसकी अवधि है वो भी यहाँ पर दी गई है। यानी कि 1 दिन से लेकर 30 दिन का समय यहाँ पर है। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आपको तय समय में अपनी सर्विस जरूर मिलेगी। और हमारी तीसरी खबर उन छात्रों के लिए है जो NCERT की परीक्षाओं में या फिर वहाँ की अध्ययन में रत हैं। तीसरी भाषा जो कि थर्ड लैंग्वेज है, उसको जो मैंडेटरी किया गया था, उसकी ऑनलाइन किताबें आ चुकी हैं। इस वक्त आप देखें तो संथाली, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, नेपाली, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, गुजराती, बंगाली और मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाकर के पढ़ सकते हैं। जल्द ही ऑफलाइन जो तीसरी भाषा है उसकी पुस्तक मौजूद हो जाएगी। CBSE ने कहा है कि जो इस वक्त 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको थर्ड लैंग्वेज रहना ज़रूरी है, जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको तीसरी भाषा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अभी 6ठी कक्षा में है वो उनको जो थर्ड लैंग्वेज है उनको पढ़ना भी पड़ेगा, और जब वो कक्षा 10 में जाएंगे तो उनको परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो सरकार ने लागू किया है, खासतौर पर NCERT ने, उसके लिए ये बड़ी खबर, और लाखों बच्चों को प्रभावित करने वाली खबर। ऑनलाइन जाकर के आप थर्ड लैंग्वेज की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।
तो दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही, और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ने लगातार 5वें दिन भी ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। हमलों का लक्ष्य उन ईरानी सैनिक क्षमताओं को निशाना बनाना है जिसका इस्तेमाल हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन के साथ हमला किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो ईरान का खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर यहाँ पर हमला, और ट्रंप के अगले कदम पर अब सभी की निगाहें हैं, क्योंकि इस वक्त जो तनाव है वो अपने चरम पर है। ऐसे में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार धमकी दे रहे हैं, किस तरह से अब जो अगला रुख है इस तनाव का नजर आता है। तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की दूसरी स्ट्राइक भी शुरू की। और अराउंड द वर्ल्ड में देखते हैं दुनिया की कुछ और ज़रूरी खबरें। अमेरिका को इस साल 4 जुलाई को आज़ाद हुए 250 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका के आज़ादी के 250 वर्ष पूरे होने पर अमेरिकी सरकार $1 का सिक्का, सोने का सिक्का जारी करने जा रही है। इस सिक्के पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर होगी। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने लंबे समय से चल रही बहस के बाद असाध्य और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सहायता से जीवन समाप्त करने की अनुमति देने वाले असिस्टेड डाइंग विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। टोरंटो में जंगल की आग के धुएं से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। आसमान नारंगी हो गया है। AQHI रीडिंग 10+ के खतरनाक स्तर पर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे बहुत ज्यादा जोखिम मानते हुए निवासियों को बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की चेतावनी दी। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 20 जहाजों पर ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसमें गैस और ऑयल टैंकर शामिल हैं। ड्रोन फोर्स कमांडर ने वीडियो जारी कर इन हमलों की पुष्टि की है और बताया कि पिछले 10 दिनों में कुल 136 रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया है। और अब बात करेंगे मनी मंथ की। देश में डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप या कोई आपका जानने वाला किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। तुरंत सही कदम उठाएं। सबसे पहले बिना वक्त गंवाएं अपने बैंक कस्टमर केयर को तुरंत कॉल करें और अपने कार्ड और नेट बैंकिंग को ब्लॉक कर दें। इसके साथ ही तुरंत अपने फ़ोन से UPI और डिजिटल सर्विसेज को डिसेबल करें ताकि आपकी गाड़ी कमाई सुरक्षित रह पाए। फ्रॉड होते ही भारत सरकार के हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर FIR जैसी विस्तृत ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें। अपनी सुरक्षा को दोबारा पुख्ता करने के लिए अपने सभी पासवर्ड्स तुरंत बदलें और मोबाइल से उन सभी संदिग्ध ऐप्स को डिलीट करें जो इस धोखाधड़ी की वजह बन सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के बाद क्या करें? साइबर पोर्टल पर जाएं और तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करें। नई नई तकनीक से जुड़ी है खबर टेकटॉक में, आइए उस पर नजर डालते हैं। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है। IRCTC ने बीटा वर्जन आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। नई वेबसाइट है। इस के लॉन्च करने के बाद अब टिकट बुकिंग ज़्यादा आसान हो जाएगी। टिकट बुकिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नया पोर्टल प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग करने में सक्षम है। रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। नया सिस्टम प्रति मिनट 40 लाख से अधिक पूछताछ संभाल सकेगा और इस अपग्रेड से खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली देरी कम होगी और वेबसाइट पहले से अधिक तेजी से काम करेगी। नई वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। अब टिकट बुक करते समय यात्री अपनी पसंदीदा सीट का विकल्प चुन सकेंगे। इसके अलावा फेयर कैलेंडर की सुविधा मिलेगी।
साथ ही दिव्यांगों, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष बुकिंग सुविधा को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसमें अनावश्यक पॉपअप, फ्लैशिंग ग्राफिक्स और कोई अनावश्यक कैप्चा नहीं होगा, जिससे टिकट बुकिंग, खासकर तत्काल टिकट बुक करना अधिक आसान और तेज हो जाएगा। और नए सवेरे में अब बात करेंगे मौसम की। और नए सवेरे में आज अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बसे ऐतिहासिक असीरगढ़ किले की ओर, जिसे कहा जाता है दक्कन का प्रवेश द्वार। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर शान से खड़ा ये किला मानसून के मौसम में किसी हरे भरे स्वर्ग से कम नजर नहीं आता। यहाँ से दिखाई देने वाली मनमोहक वादियों और पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे आपको बार बार आकर्षित करेंगे। तो आप लीजिए इनका आनंद और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।